हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुमकुम गौतम और जैसे मैंने बोला था कि सेल्फ सिग्नलिंग में कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो उसके क्वेश्चंस जितना करा चुकी हैं, आई थिंक मैंने जीपीसीआर वाला करा दिया है, तो उसके क्वेश्चंस करेंगे आज हम। जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जीपीसीआर करा चुकी हूँ, रोडॉप्सिन वाला हो चुका है और एनओ वाला भी हो चुका है। तो ये सारे तीनों जो हो चुके हैं उससे रिलेटेड हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम कहाँ बिलोंग कर रहे हो, तुम्हें कितना आया है समझ और कितना समझ नहीं आया है। अगर कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा रह गई है जो मैं नहीं बता पाई होंगी, तो वो क्वेश्चंस के थ्रू भी पूरी हो जाएगी। तो तुम्हारा पूरा का पूरा ये जो सेल्फ सिग्नलिंग होगा जीपीसीआर तक कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट मंडे से मैं ये पूरा अच्छे से कंप्लीट करूंगी, सारा का सारा। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, अगर आप चाहते हैं कि पूरा कोर्स कंप्लीट हो, आपके 13 यूनिट्स जो लाइफ साइंसेज में आते हैं, 13 के 13 यूनिट पूरी कंप्लीट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ अन अकेडमी पे जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है। अन अकेडमी ऐप को जब आप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सर्च इंजन वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सर्च करिए CSI UGC नेट। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है दैट इज गेट सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग, आपको 6 मंथ्स का लेना है, आपको 12 मंथ्स का लेना है, या फिर 24 मंथ्स का लेना है, ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी बच्चा मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में है या फिर जिसने ड्रॉप लिया है, वो क्या कर सकता है, 6 मंथ्स का कोर्स ले सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल रहेगा वो। अगर कोई भी बच्चा मास्टर्स के सेकेंड ईयर में अभी अभी आया है, उसके लिए 12 मंथ्स का रहेगा। उसके लिए ये फ़ायदा होगा कि उसका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, जो भी उसका मास्टर्स का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो नेट की यूनिट्स हैं वो हमारे सिलेबस से मिलती हुई हैं। तो उसका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और MSc खत्म होते होते उसका नेट भी क्लियर हो जाएगा। तो 12 मंथ्स का ले सकते हैं, आप 24 मंथ्स का ले सकते हैं। उसमें क्या होगा, आप जो बच्चा मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में आया है, आई थिंक उसके लिए बहुत बेस्ट रहेगा 24 मंथ्स का। 2 साल में अच्छे से पढ़ाई करो, पूरा कोर्स कंप्लीट करो और 2 साल खत्म होते होते तुम्हारा JRF भी क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ, एक जो नॉर्मली जो फीस जाती है वो 11,000 जाती है, लेकिन आप एक रेफरल कोड अप्लाई करके 10% ऑफ पा सकते हैं। वो रेफरल कोड क्या होगा, वो होगा कुमकुम 10, KUM 10। दिस इज कुमकुम 10। आप ये कोड अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद आपको 10% ऑफ, इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। उसके बाद अबाउट 10,395 आपकी फीस जाएगी फॉर 1 ईयर, 1 साल की फीस है ये। एंड देन आपको करना है प्रोसीड टू पेमेंट। आपको इंस्टेंट कुमकुम 10 से 10% ऑफ मिलेगा। उसके बाद आप पेमेंट मेथड चूज कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, आप EMI के थ्रू कर सकते हैं, जहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन भी होगा। आप UPI के थ्रू कर सकते हैं, वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं, जहाँ पे पेटीएम होगा, पेपल होगा, ओला मनी एंड नेट बैंकिंग इज ऑल्सो देयर। आपको करना क्या है, आपको अन अकेडमी ऐप पे जाना है। इस ऐप पे जाना है, जाने के बाद आपको सर्च ऑप्शन में डालना है CSI UGC नेट लाइफ साइंसेज, सब्सक्रिप्शन लेना है, कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है फॉर गेटिंग अ 10% ऑफ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 5 सेकंड देती हूँ। और जो भी बच्चों ने ये सारी क्लासेस देखी हैं, मैं 2-4 बच्चों के ही नाम जानती हूँ क्योंकि वही लाइव आके देखते हैं। तो जो भी बच्चे क्लासेस देखते हैं, वो पहले कमेंट सेक्शन में अपने आंसर डाल दो, अपने आंसर डाल दो, जिससे क्या होगा, तुम्हें समझ में भी आएगा कि तुम कहाँ गलत जा रहे हो, तुम्हें कितना और पढ़ना है। अभी दोबारा से क्लासेस देखो, अगर तुम्हें अभी समझ नहीं आया, नोट्स बनाओ प्रॉपर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। All of the following statements about monomeric G proteins are true except। इसमें क्या बोला है कि सारे फॉलोइंग स्टेटमेंट सही हैं अबाउट मोनोमेरिक G प्रोटीन। अब मैं G प्रोटीन तुम्हें बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से। एक्सेप्ट दे आर रेगुलेटेड बाय GTP GDP एक्सचेंज प्रोटीन्स। अब तुम्हें पता होना चाहिए, जो G अल्फा बीटा गामा होती है साथ में बाइंड करके रखती हैं जब GDP होता है। जैसे ही GTP आता है, वो G अल्फा अलग हो जाती है, बीटा गामा अलग हो जाती हैं। तो GTP GDP एक्सचेंज प्रोटीन्स रेगुलेट करती हैं, तो ये वाला बिल्कुल ट्रू होगा। दे आर रेगुलेटेड बाय GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन, ये पता होना चाहिए। जब वो मेरा अलग हो जाता है, जब मेरा G अल्फा बीटा गामा अलग हो जाता है, तब इसके अंदर एक GTPase एक्टिविटी होती है। ये GTPase एक्टिविटी क्या करती है, इसको फिर से GDP में कन्वर्ट कर देगी और G अल्फा बीटा गामा को साथ में लेके आ जाएगी। तो ये वाली एक्टिविटी भी होती है, तो ये भी सही होगा, दिस विल बी योर ट्रू। Now they regulate the vesicle fusion।
ये भी बता चुकी हूँ। ये वेसिकल का फ्यूजन भी कराने में हेल्प कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, जब जी प्रोटीन्स कोई भी अगर वेसिकल्स के जैसे ट्रांसफेरिन हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये वेसिकल फ्यूजन कराने में भी हेल्प करते हैं। तो ये रेगुलेट करते हैं, ठीक है, ये रेगुलेट करते हैं वेसिकल फ्यूजन को, तो ये भी सही होगा। डी ऑप्शन देखोगे तो इसमें क्या है, दे हेल्प इन अनकोटिंग ऑफ वेसिकल। ये अनकोटिंग नहीं कर सकते, ये सिर्फ रेगुलेट कर सकते हैं अपनी एक्टिविटी के थ्रू, पर अनकोटिंग की बात आएगी तो ये ऐसा कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन पार्ट प्ले नहीं करते अनकोटिंग में। तो ये वाला हो जाएगा गलत। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी और डी। डी क्या होगा तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें एक्सेप्ट पूछा था, अलावा पूछा था। आंसर विल बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सेकेंड्स। अच्छा चलो, which one of the following is not a consequence of increased cellular level of CMP? इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है जब मैं अगर CMP का लेवल इंक्रीज कर देती हूँ। तो मुझे बताओ, जो CMP है मेरा कब होता है, पहले मेरा जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा, जी प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद वो एडेनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। ये क्या करेगी कि मेरे ATP को CMP में कन्वर्ट कर देगी। ये प्रोसेस होता है पूरा CMP का कन्वर्जन का। अब इससे पूछा है नॉट अ कॉन्सिक्वेंसेस। अब बताओ, एक्टिवेशन ऑफ काइनेज कैस्केड। ये CMP क्या करता है, CMP मेरी प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करेगा, वो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करेगी, तो पूरा काइनेज कैस्केड जो होता है एक्टिवेट हो जाता है। तो ये वाला तो बिल्कुल सही हो गया, ए वाला तो बिल्कुल सही हो गया। ना एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसड्यूसिंग जी प्रोटीन। अब मुझे बताओ, अब मुझे ये बताओ, क्या ट्रांसड्यूसिंग जी प्रोटीन तो यहाँ रह गया, तो CMP इस पे इफेक्ट कैसे डालेगा, इस पे इफेक्ट कैसे डालेगा, ये बनाने में इसकी हेल्प कर रहा है, ये इसको नहीं बना सकता है, तो ये वाला गलत होगा। और ट्रांसड्यूसिन की बात करते हैं, वैसे भी ट्रांसड्यूसिन कहाँ पे यूज होता है, रोडोप्सिन में। रोडोप्सिन में कौन सा होता है, CGMP यूज होता है या फिर GMP यूज होता है, CMP यूज नहीं होता है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी और बी, बी विल बी और आंसर। सी वाला पढ़ लेते हैं। इट इंक्रीज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेजेस। ये बता चुकी हूँ, फॉस्फोकाइनेज A को एक्टिवेट करेगा, वो जाके ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करेगा। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ग्लाइकोजन को तोड़ देगा किसमें, ग्लूकोज में। तो ये होता है इसके लिए इंपॉर्टेंट, तो ये भी सही होगा। अगर डी की बात करती हूँ, इसमें है डिसोसिएशन ऑफ CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज टेट्रामर। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जो मेरे जो फॉस्फेट काइनेज ए होता है उसमें 4 चीजें होती हैं, 2 रेगुलेटरी डोमेन होते हैं, 2 कैटालिटिक डोमेन होते हैं। जब मेरा CMP इनसे बाइंड कर जाता है रेगुलेटरी वाले से, तो क्या करता है, इन दोनों को रिलीज कर देता है। तो क्या करता है, डिसोसिएशन ऑफ द CMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज टेट्रामर। तो ये भी बिल्कुल सही होगा, ये भी बिल्कुल सही होगा। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा तुम्हारा, आंसर विल बी ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सेकेंड्स। चलो, the protein phosphorylation is a part of most pathways of intracellular signal transduction। अब हमें पता है कि प्रोटीन का जो फॉस्फोराइलेशन होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, काइनेज की जो एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर मुझे इंट्रासेलुलर कोई भी सिग्नल ट्रांसडक्शन कराना है तो मुझे प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। Now, all of the following statements about phosphorylation are true, are correct, except। अब इसमें भी क्या पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है। क्या पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है। अगर मैं बात करती हूँ ए ऑप्शन की, इसमें क्या है, द फॉस्फोराइलेशन कैन बी ऑन द सीरीन एंड थ्रियोनिन। ऑब्वियसली जो नॉर्मली हमारा जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो सीरीन या फिर थ्रियोनिन रेजिड्यूज पे होता है। सीरीन और थ्रियोनिन रेजिड्यू जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं फॉस्फोराइलेशन की वजह से, और इनके फॉस्फोराइलेशन की वजह से बहुत सारा कॉन्फर्मेशन चेंज आता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। Now, phosphorylation changes the structure and function of the protein. Yes, अगर phosphorylation हो जाएगा तो उसका पूरा कॉन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा। कॉन्फर्मेशन चेंज मतलब स्ट्रक्चर चेंज, स्ट्रक्चर चेंज मतलब जो पहले इनएक्टिव था, जो पहले इनएक्टिव था अब क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने के बाद उसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये भी मेरा सही होगा, बी वाला भी सही होगा।
अगर सी ऑप्शन देखूंगी इसमें क्या है, द प्रोटीन काइनेजेस कैस्केड्स रिजल्ट्स इन एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल। ये मैंने तुम्हें बताया था कि एक एपिनेफ्रिन मॉलिक्यूल जो बाइंड करता है वो 10 GPCR को एक्टिवेट करेगा, उसके बाद 100 G प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाती हैं और अबाउट 10,000 जो होंगी हमारी एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाएंगे। तो कैस्केड का एम्प्लीफिकेशन, सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होता है। एक एपिनेफ्रिन बहुत करोड़ करके वो बना सकता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये वाला सही होगा, दिस इज वेरी ट्रू, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे समझा चुकी हूँ इस चीज़ को भी। अब डी वाला ऑप्शन देखो, द टायरोसिन काइनेजेस आर ऑलवेज, देखो कितना एक्सट्रीम वर्ड है ऑलवेज। अब इस एक्सट्रीम वर्ड पे थोड़ा सोचो, क्या तुम्हें ऐसा कभी पढ़ा है कि आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन? तुमने कहीं ऐसा पढ़ा है कि आर ऑलवेज? तो जहाँ पे भी ये ऑलवेज आ जाए, ओनली आ जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सोचो, थोड़ा ध्यान लगाओ, ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर ये गलत हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी योर डी, आंसर विल बी योर डी। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेप्ट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ तो यहाँ पे है CAMP एक्टिवेट्स CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। इसमें बोला है कि जो मेरी CAMP है, ठीक है, CAMP है वो मेरी एक्टिवेट करती है CMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज बाय, वो कैसे करती है? स्टिमुलेटिंग इट्स फॉस्फोराइलेशन। कौन सी है डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज? दैट इज प्रोटीन काइनेज ए को कैसे एक्टिवेट करती है? क्या इसका फॉस्फोराइलेशन करने के बाद, स्टिमुलेटिंग इट्स फॉस्फोराइलेशन, इसका फॉस्फोराइलेशन कराने के बाद, स्टिमुलेटिंग द डायमराइजेशन ऑफ काइनेज सब यूनिट। जो प्रोटीन काइनेज ए होता है वो टेट्रामर होता है, ये मैं तुम्हें पिछले वाले क्वेश्चन बता चुकी हूँ। 2 रेगुलेटरी यूनिट्स होती हैं, 2 कैटालिटिक यूनिट्स होती हैं। increasing its expression by stimulating the release of translational inhibitory proteins बाउंड टू इट्स mRNA। क्या तुमने ये कभी गाथा पढ़ी है? कभी तुमने ये रामायण में पढ़ा है CMP के साथ में कि ट्रांसलेशनल इनहिबिटरी प्रोटीन आएगी, वो आके बाइंड करेगी? तुमने कभी ये पढ़ा है? ये नहीं पढ़ा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। बाइंडिंग रेगुलेटरी सब यूनिट, ये जो होगा मेरा CMP कहाँ आएगा? रेगुलेटरी यूनिट से बाइंड करेगा एंड इंड्यूसिंग द रिलीज फ्रॉम द कैटालिटिक सब यूनिट। और क्या होगा? इनको अलग कर देगा और जो मेरी कैटालिटिक सब यूनिट्स होंगी वो फंक्शन में आ जाएंगी, वो फंक्शन में आएंगी, वो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करेंगी। तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी योर डी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर विल बी योर डी। देखो रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड करेगा, इंड्यूस करेगा द रिलीज फ्रॉम द कैटालिटिक सब यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सेकेंड्स। आई थिंक इसमें 3 ऑप्शन है, A B C। चलो, द प्रोटीन फॉस्फेटेजेस, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? अब इसमें क्या बोला है? खाली फॉस्फेटेजेस पूछा है मुझे। अब तुम्हें पता होना चाहिए फॉस्फेटेजेस का मतलब क्या होता है। फॉस्फेटेजेस मतलब क्या होता है? एजेस लगा दिया, मतलब ऐसी एंजाइम जो फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल करवाएगी, उसको बोला जाएगा फॉस्फेटेजेस। द कैटालाइज द एडिशन ऑफ फॉस्फेट रेजिड्यूज टू प्रोटीन्स, एडिशन नहीं होगा, फॉस्फेटेजेस है तो क्या होगा? catalyze the removal of the phosphate residues from the protein. Answer will be your B. C देखो, are the protein that specifically bind phosphorylated proteins। अगर हम phosphatases की बात कर रहे हैं मतलब क्या है? वो रिमूवल कराते हैं फॉस्फेट ग्रुप का। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सेकेंड्स। आई थिंक जो मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं। अगर तुम्हें एक चीज भी आती है तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो, मैच ईच कंपाउंड इन द लेफ्ट कॉलम विद कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द राइट कॉलम। तुम्हें कुछ नहीं पता था, मुझे लगा मुझे कुछ नहीं आता है इसमें। तुम्हें इतना तो पता होगा कि जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? वो बाइंड करते हैं एपिनेफ्रिन से। ये तुम्हें बता चुकी हूँ मैं। ये किससे बाइंड करते हैं? एपिनेफ्रिन से बाइंड करते हैं। अगर तुम्हें ये भी पता था कि U का 2 होगा तो तुम्हारा ये U का 8 है, ये भी गया। U का 8 है, ये भी गया। U का 1 है, ये भी गया। आंसर क्या हो जाता? आंसर विल बी योर फर्स्ट। अब देखो क्या करते हैं, अब देखो पूरा पढ़ो। जो A है, जो P है, G प्रोटीन्स का क्या है?
It transduces a hormonal stimulus from an activated 7 transmembrane receptors to adenylate cyclase. इसमें क्या बोला है, जो जी प्रोटीन है, जो मेरा जीपीसीआर जो 7 मेम्ब्रेन का होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन का होता है, वो सिग्नल किसके पास भेजता है, जी प्रोटीन्स के पास, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर एक्टिवेशन ऑफ एडेनाइलेट साइक्लेज। तो ये वाला सही हो गया। तो पी का क्या होगा, पी का हो जाएगा 5। नेक्स्ट इज एडेनाइलेट साइक्लेज, इसका क्या होगा, इज एक्टिवेटेड बाय जी अल्फा जीटीपी। जी बीटा भी नहीं करेगा, गामा भी नहीं करेगा, जैसे ही अल्फा के ऊपर जीटीपी आएगी वो क्या करेगा, इसको एक्टिवेट कर देगा। तो आंसर क्या होगा, क्यू का 6। IP3 क्या होता है, IP3 क्या करता है, कैल्शियम को रिलीज कराता है। इज अ सेकेंडरी मैसेंजर विच इज अराइजिंग फ्रॉम PIP2। PIP2 किस में कन्वर्ट होता है, डेग और IP3 में। डेग और IP3 में किसकी प्रेजेंस में, PLC बीटा की प्रेजेंस में। ठीक है, ये क्या करेगा, इन दोनों में कन्वर्ट कर देगा। तो ये वाला हो गया मेरा आर का 3rd। एस का देखो, डैग जो होता है वो किसके लिए होता है, ये अपने एक प्रोटीन काइनेज होती है जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज सी, इसको एक्टिवेट करता है। तो ये हो गया एस का 7। रेस प्रोटीन जो होती है, रेस प्रोटीन क्या है, रेस प्रोटीन है एक स्मॉल जी प्रोटीन जीटीपेज। अगर तुम्हें रेस यहाँ नहीं पढ़ा है, तुमने कैंसर में पढ़ा है रेस, यहाँ पे इस पे क्या होती है, एक जी प्रोटीन जीटीपेज एक्टिविटी होती है। तो आंसर विल बी योर फर्स्ट। आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट तुम्हारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सेकेंड्स। ये है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। अब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मैं तुम्हें करा चुकी हूँ सेल सरफेस रिसेप्टर का पहला पार्ट, और करा चुकी हूँ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ये दोनों चीजें करा चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए। द यूजुअली बाइंड द हाइड्रोफोबिक लिगेंड। क्या कोई भी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स मेरा हाइड्रोफोबिक लिगेंड से बाइंड करेगा, यस क्योंकि हाइड्रोफोबिक अगर होगा तो वो इजिली मेम्ब्रेन में पास कर जाएगा, इजिली मेम्ब्रेन में पास कर जाएगा। Now, they may be located either in the cytosol or nucleus in unbound state. इसके लिए मैं 2 एग्जाम्पल करा चुकी हूँ, एक है ईस्ट्रोजन का और एक है थायराइड का, जहाँ पे मैंने बताया है कि कौन साइटोसोल में मिलेगा और कौन न्यूक्लियस में मिलेगा। तो जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं वो साइटोसोल में भी हो सकते हैं और कभी न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं। तो ये भी सही और ये भी सही। When bound to their ligand regulate the gene transcription, जब भी ligand से जाके बाइंड कर जाएंगे तब इनका रेगुलेट हो जाएगा जीन ट्रांसक्रिप्शन। तो ये तुम्हारे सारे के सारे तुम्हारे सही होंगे, तो ऑल विल बी करेक्ट। तो आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, द ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन आर द स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, दोनों के दोनों स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। आर मोस्ट लाइकली टू बाइंड। अब तुम्हें ये भी पता होना चाहिए जो स्टेरॉइड हार्मोन है मतलब क्या है, लिपिड से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, लिपिड से बने हुए हैं। अगर ये लिपिड से बने हुए हैं तो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक नेचर होगा। हाइड्रोफोबिक नेचर हुआ तो मतलब ये हमारे इनको किसी भी रिसेप्टर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, किसी भी रिसेप्टर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो क्या होगा, मेम्ब्रेन आयन चैनल से बाइंड करेंगी, नहीं, ये तो कोई कहीं से आया ही नहीं, तो आउट ऑफ द बॉक्स चीज है, ये तो नहीं होगा। एंजाइम लिंक्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर, नो, ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता है। कहीं तुमने पढ़ा है कि जी प्रोटीन लिंक्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर है फॉर ईस्ट्रोजन, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है, हाइड्रोफोबिक नेचर है, तो वो मेम्ब्रेन में इजीली पास हो जाएंगे। तो आंसर विल बी योर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, साइटोप्लाज्म रिसेप्टर्स होते हैं। तो आंसर विल बी योर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सेकेंड्स। Now, rhodopsin beta adrenergic receptors and muscarinic acetylcholine receptors share which of the following features? अब मेरे को बताओ, इसमें 3 चीज दे रखी हैं, एक दे रखा है रोडॉप्सिन, एक दे रखा है बीटा एड्रेनर्जिक और एक दे रखा है एसिटाइलकोलिन। अब मुझे ये बताओ ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, ईच कॉजेज एन इनिबिटरी इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स। क्या ऐसा तुमने कभी पढ़ा है कि ये इनिबिटरी रिस्पॉन्स शो करेंगे। एड्रेनर्जिक जो हो गया वो एपिनेफ्रिन से बाइंड करता है, एपिनेफ्रिन कभी इनिबिट वाला इफेक्ट शो करता है,
एसिटाइल कोलिन जो होता है कभी इनहिबिट वाला इफेक्ट करेगा नहीं, तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो गया, ये वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करती हूँ, ईच एक्टिवेट्स अ टायरोसिन काइनेज कैस्केड। क्या तुमने कभी सुना है कि रोडोप्सिन ने आरटी के पाथवे को एक्टिवेट करा हो? इसने कभी आरटी के पाथवे को एक्टिवेट करा हो या फिर इसने नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। Now each is composed of an alpha and a beta dimer। क्या सारे के सारे अल्फा बीटा डायमर से बने हैं? नहीं, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट इज ईच फंक्शन थ्रू द हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन। यस, इसमें क्या होता है, जी अल्फा बीटा और गामा तीनों प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। अगर मैं रोडोप्सिन की बात करती हूँ, इसमें भी मेरी जी अल्फा ट्रांसड्यूसिन वाली होती है। बीटा एडेनिन की बात करती हूँ, इसमें भी जी प्रोटीन होती है। और एसिटाइल कोलिन की बात करती हूँ, इसमें भी जी प्रोटीन होती है। तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी योर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेकेंड्स। Now, which of the following statements about the action or the targets of the second messengers of the phosphoinositol cascade is present? अब इसमें क्या पूछा है मुझे, इसमें मेरे को पूछा है कि जो मेरी सेकेंडरी मैसेंजर है ऑफ द फॉस्फोइनोसिडॉल PIP2 वाले, उसमें कौन सा आंसर जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। मुझे करेक्ट नहीं पूछा है, मुझे क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। इसमें क्या है, डेग एक्टिवेट्स प्रोटीन काइनेज सी। ये पिछले वाले जो ऑप्शन था, पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी दे रखा था कि जो डेग होता है वो मेरा प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है। देखो पूरा का पूरा पाथवे समझो, PIP2 आएगा, PLC बीटा आएगा, उसको डेग में कन्वर्ट करेगा और IP3 में कन्वर्ट करेगा। IP3 जाएगा हमारा साइटोप्लाज्म में, ये कैल्शियम के चैनल्स ओपन कर देगा। ये जो होता है PKC एक्टिवेट करता है, कैल्शियम यहाँ पे भी जाके रेगुलेट करेगा चीजों को, तो इसके लिए भी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये होता है। Now, most of the effect of IP3 and DAG are antagonist। ऐसा तुमने कभी भी पढ़ा है कि जो IP3 है और DAG है एंटागोनिस्ट हो रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में आ रहे हैं, एक दूसरे को फंक्शन को रोक रहे हैं? नहीं, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ये कभी पॉसिबल नहीं है कि दोनों बिल्कुल एक जैसा एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिलकर काम करते हैं, कभी एंटागोनिस्ट नहीं काम करते। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। क्यों? क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछा था। अब सी वाला ऑप्शन देखो, डेग इंक्रीजेज द एफिनिटी ऑफ PKC फॉर कैल्शियम। तो डेग क्या करता है, इस PKC की एफिनिटी को इंक्रीज कर देता है फॉर कैल्शियम के लिए। नाउ PKC रिक्वायर्स अ कैल्शियम फॉर इट्स एक्टिविटी। यस, जो कैल्शियम यहाँ से निकलेगा उससे उसको एक्टिविटी करने के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलेगा। तो ये जो होता है मेरे सेकेंडरी मैसेंजर का पूरा पार्ट था। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेकेंड्स। Now, which of the following are the secondary messengers that are produced by phosphoinositol cascade? ये तो तुम्हें पूरा स्टार्टिंग से मैं बताती आ रही हूँ कि जो PIP2 होगा वो मेरा DAG बनाएगा और मेरा IP3 बनाएगा, ये दो चीज बनाने वाला है। तो ये तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ। द फॉस्फोइनोसिटॉल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट, ये बनाता है, ये बनाता है, बनता नहीं है, ये बनाता है। इसमें क्या पूछा है? डेटा प्रोड्यूस्ड, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इन ऑसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, दैट इज IP3। यस, IP3 बनाएगा। और ये IP3 क्या करता है? ये कैल्शियम आयन को रिलीज करवाता है, तो ये वाला सही होगा। इन ऑसिटॉल 4 फॉस्फेट I4P, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आर वाला गलत हो गया। अगर तुम्हें Q का पता चल गया और R का गलत पता चल गया तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी और C। एसिड डाइएसाइल ग्लिसरॉल, दैट इज अ डैग। तो याद रखना है, डैग और IP3 फॉर्म करते हैं, तो ये होगा हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो इसका क्वेश्चन भी कराया था मैंने एक। Now, cholera toxin causes a massive and often fatal diarrhea by। मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें एक अलग वे में करा चुका था, ठीक है, वो अलग आया हुआ था, ये भी आया हुआ है। तो कितने बार जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ये देख रहे हो तुम कितनी बार एक क्वेश्चन ही रिपीट होता है सिर्फ मॉडिफाई करके।
तुम ये IP3 और डैग वाला ही देख लो, ये IP3 डैग वाला देख लो। अब क्वेश्चन जाके देखो, अगर देखना है प्रीवियस ईयर वाले कि IP3 और डैग वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हर बार मॉडिफाई कर देते हैं फिर पूछ लेते हैं। नाउ इसमें क्या है, इन एक्टिवेटिंग अ जी प्रोटीन। तो जो कोलेरा टॉक्सिन है वो मेरा क्या करता है, जो कोलेरा टॉक्सिन है मेरा बहुत ज़्यादा CMP इंक्रीज कर देता है, बहुत ज़्यादा CMP को बनाता है। अब ये बताओ, अगर मैंने जी प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर दिया, तो ये जी प्रोटीन में वैसे तो काम नहीं करता है, अगर फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर इसको इनएक्टिवेट कर दिया तो क्या होगा, CMP बनेगा ही नहीं। अगर बनेगा नहीं तो कोलेरा टॉक्सिन का कोई काम नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकेंड इज इरिवर्सिबली एक्टिवेटिंग एडेनाइलाइट साइक्लेज, यस ये होगा आंसर। इसने क्या करा, इसने जो मेरा एडेनाइलाइट साइक्लेज था उसको कॉन्टिन्यूसली ओपन कर दिया, उसको कॉन्स्टिट्यूटिवली ओपन कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा CAMP का जो अमाउंट होगा बहुत इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एडेनाइलाइट साइक्लेज होता है वो मेरा ATP को CMP में कन्वर्ट करता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट क्रिएट कर देगा। तो आंसर क्या होगा, बी विल बी योर राइट आंसर। ये तो मैं करा चुकी हूँ, इसको ध्यान से याद रखो। लुकिंग GS प्रोटीन इनटू द इनएक्टिव फॉर्म, ये फिर से वही चीज़ आ गई, लॉकिंग द GS इनएक्टिव फॉर्म में अगर मैं रख दूंगी इस चीज़ को, तो क्या मेरा एडेनाइलाइट साइक्लेज बन पाएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। रैपिडली हाइड्रोलाइजिंग अ जी प्रोटीन फ्रॉम GTP टू GDP, तो एक बात बताओ, अगर मेरे GTP से GDP में आ रहा है तो क्या एक्टिवेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो ये भी गलत। तो आंसर विल बी और बी विल बी और आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेकेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट NO, अगर मैं नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करती हूँ, अगर मैं नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करती हूँ तो कौन सा ट्रू नहीं है। इट एक्ट्स एज अ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एज वेल एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें क्या बोला है कि ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम भी करता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है। अब मुझसे क्या पूछा है, ये मुझसे पूछा है नॉट, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग की तरह भी काम करेगा और एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करेगा, तो ये तो बिल्कुल सही होगा। ये तुम्हें मैं बता भी चुकी थी, जो NO है वो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी है और एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है, एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है। तो क्या है, ये दोनों फंक्शन करने में मतलब करता है ये। सेकेंड इज रेगुलेट्स ऑफ वेसोडाइलेशन, यस ये क्या करता है, जो मेरी ब्लड वेसल्स होती हैं उनका डायलेशन करा देगा, उनको थोड़ा चौड़ा देगा, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर होगा वो मेरा कम हो जाएगा, तो यस ये काम करता है। इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एल आर्जिनिन, अब कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से कि ये जो NO होता है वो मेरा आर्जिनिन सीक्रेट करता है, NO जो है वो आर्जिनिन से बनता है। अब L से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि तुम्हें पता होगा जो अगर ह्यूमंस की बात कर रही हूँ मैं, तो जो L अमाइनो एसिड्स होती हैं वो हमारे अंदर डोमिनेंट हैं, वो हमारे अंदर डोमिनेट करती हैं, तो मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड जो होती हैं L टाइप की होती हैं, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है जो L आर्जिनिन होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर सिंथेसाइजिंग अ NO दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट इज डी ऑप्शन, इसमें क्या है, इट इंड्यूसेस अ एडेनाइलाइट साइक्लेज विच कैटेलाइजेस अ CMP फॉर्मेशन। अब मेरे को बताओ, मैंने पूरा तुम्हें NO समझाया, ठीक है NO समझाया, कहीं मैंने तुम्हें CMP का फॉर्मेशन बताया, ठीक है, कभी एडेनाइल साइक्लेज यहाँ पे यूज होती है, यहाँ पे नहीं, ये वाली चीज नहीं हो रही थी, कैटेलाइज CMP फॉर्मेशन ये नहीं हो रहा था, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आंसर विल बी और डी। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी और डी, तो डी जो होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। नाउ अगर आपको अच्छे से CSI UGC नेट की प्रिपरेशन करनी है, तो ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए सारे के सारे, ये मैंने तुम्हें सेल सिग्नलिंग, ठीक है, सेल सिग्नलिंग कहाँ तक, GPCR, जी प्रोटीन्स, ठीक है, GPCR जी प्रोटीन्स और NO का भी बता दिया, और उसके बाद मैंने रोडॉप्सिन वाला भी बता दिया एक। तो ये याद रखना है, ये सारे मैं करा चुकी हूँ। अभी जो तुम्हारे पाथवेज रह गए हैं, जैसे मेरा आर्टिकेज पाथवे रह गया है, हेजॉग हो गया, WNT पाथवे हो गया और जैकस्टेड पाथवे हो गया, ठीक है, जैकस्टेड पाथवे हो गया, और ये सारे पाथवेज रह गए हैं और भी थोड़े बहुत रह गए।
तो ये सारे के सारे मैं इस मंडे से कराऊंगी, ठीक है, इस मंडे से कराऊंगी, क्योंकि बीच में मुझे लगा था कि 2 या 3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा, पर बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत कुछ बताना होता है इसमें, तो ये नहीं हो पाया। तो मंडे से फिर से मैं इस चीज़ पे बात करूंगी। उसके बाद मैंने सोचा है कि मंडे से फ्राइडे तक ये प्रॉपर क्लासेस चलेंगी। उसके बाद संडे को इस चीज़ का टेस्ट ले लूंगी, टेस्ट इन द सेंस क्वेश्चंस करा दूंगी, जिसकी वजह से जो भी तुमने मंडे से फ्राइडे पढ़ा है वो तुम्हारा संडे को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं साथ साथ में क्वेश्चंस कराती हूँ तो क्या हो जाता है कि तुम्हारा ये चीज़ रह जाती है। तो मैं क्या करूँगी, संडे को पूरा क्वेश्चंस करा दूंगी उससे रिलेटेड, तुम नोट्स बनाओ प्रॉपर। अगर मैं जब पढ़ा रही हूँ अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो फिर चीज़ें खराब हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हें क्या लिखना है, मैं नहीं बोल रही कि तुम एक एक लाइन लिखो जो मैं लिख रही हूँ, नहीं, पूरी पूरी लाइन नहीं लिखनी है। जहाँ मैं बोलती हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, या फिर ऐसे करा करो, सिंगल वर्ड में लिख लिया, जैसे एनओ लिख लिया, क्या क्या एक्टिवेट कर रहा है, ऐसे से लिख लो, शॉर्ट फॉर्म्स में लिख लो। मैं नहीं बोल रही कि पूरा का पूरा लाइन लिखोगे एनओ इज गोना बाइंड विद जीपीसीआर, ये वाला नहीं, पूरा मत लिखो, सिर्फ एक एक लाइन लिखो। लिखने के बाद उसको ऐसे मतलब प्रॉपर तरीके से लिखना है, और जब भी तुम कॉपी खोलो तो तुम्हें वो याद रहेगा। और ये वाला आई थिंक सही है कि मंडे से फ्राइडे में तुम्हारी क्लासेस प्रॉपर लेती हूँ, सैटरडे को भी क्लास हो जाती है, ऐसा नहीं है, उसको भी क्लास हो जाती है, लेकिन जो संडे का होता है टाइम, मैं उस दिन टेस्ट लिया करूंगी, टेस्ट इन द सेंस क्वेश्चंस कराया करूंगी। जैसे आज सेल सिग्नलिंग के करा दिए और किसके करा दिए, और साइटोस्केलेटन वाले भी हो जाएंगे आज ही। तो ये दोनों के दोनों तुम कर लो, उसके बाद तुम्हारा सारा कोर्स ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हमारा क्या चल रहा है, सेल बायोलॉजी चल रहा है, तो पहले इसको कंप्लीट करना है तो मुझे बता देना, नहीं तो अगर किसी और चीज़ को स्टार्ट करना है तो मैं किसी और चीज़ को स्टार्ट कर दूंगी ना। अगर आपको CSI UGC नेट की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, तुम्हारी जो लाइफ साइंसेज में जो है वो 13 यूनिट्स आती हैं, 13 यूनिट्स आती हैं। अगर तुम्हें ये सारी की सारी यूनिट्स कवर करनी है तो तुम्हें उसके लिए अन अकेडमी ज्वाइन करना होगा। देखो, अगर मैं बात करती हूँ एक लाइव क्लासेस की या फिर ऑनलाइन क्लासेस की, और बात करती हूँ ऑफलाइन क्लासेस की, तो अभी तो वैसे भी ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब कुछ बंद है, कोरोना का टाइम चल रहा है। तो आई थिंक बहुत अच्छा टाइम है तुम्हारे ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और इसमें जो फीस है वहाँ पे 35,000 अराउंड जाती है, तुम किसी से पूछ के देखना, 35,000 अराउंड ऑफलाइन में फीस जाती है, जबकि वहाँ पे कोर्स भी कंप्लीट प्रॉपर नहीं कराया जाता। यहाँ पे आपकी जो जा रही है वो 10,000 के अराउंड जा रही है फॉर 1 ईयर। ये सिर्फ 6 मंथ्स का भी नहीं होता इसका कोर्स, ये 1 साल के लिए 10,000 जा रही है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सुटेबल है तुम लोग के लिए, और बहुत अच्छा मौका भी है। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाने के बाद तुम्हें अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है। अन अकेडमी ऐप को जैसे ही डाउनलोड करोगे, यहाँ पे सर्च इंजन वाला ऑप्शन आएगा, तुम्हें CSIR UGC नेट डालना है। जैसे तुम CSI UGC नेट डालोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है दैट इज गेट सब्सक्रिप्शन का। किसका आएगा, गेट सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तुम यहाँ पे जाके सर्च करना, तुम्हें मिल जाएगा सारी चीज़ें। आप अपने अकॉर्डिंग चाहे 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, या फिर 24 मंथ्स का लेना है। जैसे कोई भी बच्चा अगर तुम्हारे मास्टर्स के लास्ट ईयर में, लास्ट सेमेस्टर में है, या फिर ड्रॉप ले रखा है, तो उसके लिए आई थिंक 6 मंथ्स बहुत इनफ होता है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसने MSc कंप्लीट हुई है, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर में है, तो उसको थोड़ी बहुत नॉलेज भी हो जाती है, तो उसको इतना डिटेल में, इतना डीप में पढ़ने की इतना वो नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हें नॉलेज के साथ साथ, मतलब नोट्स के साथ साथ PDF में नोट्स भी मिलेंगे, तुम्हें क्वेश्चंस भी रिपीट कराए जाते हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सबका तुम्हें सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है 6 मंथ्स का। अगर मैं 12 मंथ्स की बात करती हूँ, अगर मैं 12 मंथ्स की बात करती हूँ, तो कोई भी बच्चा अगर मास्टर्स के सेकेंड ईयर में अभी आया है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे तुम कॉलेजेस नहीं जा रहे हो, तो तुम्हारा यहाँ पे कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हारा नेट का भी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब क्योंकि जो नेट का जो सिलेबस है वो तुम्हारे कोर्स से मिलता हुआ है, तो तुम्हारा नेट भी मास्टर्स खत्म होते हुए JRF और नेट निकल जाएगा। अगर मैं 24 मंथ्स की बात करती हूँ, तो जो मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में आए हैं, आई थिंक उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। क्यों, कॉलेज जाना नहीं है अभी, तुम लोगों को पता नहीं कब कॉलेज खुलने वाले हैं,
तो यहाँ से क्या होगा, तुम्हारा MSc का कोर्स भी कंप्लीट होगा और तुम्हें इतनी अच्छी नॉलेज मिलेगी, तुम्हें इतना ब्रॉड सोचने को मिलेगा। तो 24 मंथ्स तुम्हारे लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर मैं बात करती हूँ फीस स्ट्रक्चर की, तो नॉर्मली अबाउट 11,000 फीस जाती है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, एक रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। वो रेफरल कोड क्या होगा, वो 10% ऑफ के लिए वो होगा कुमकुम 10। आप कुमकुम 10 यूज करिए और अबाउट 10,395 जाती है फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए इतनी फीस है। देन आपको करना है प्रोसीड टू पेमेंट। आप जैसे करेंगे वैसे ही आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिलेगा। आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, चाहे वीजा है, चाहे मास्टर कार्ड है आपके पास, मेस्ट्रो है, कोई भी है, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। आप EMI के थ्रू कर सकते हैं, जहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन भी है। मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी इंटरेस्ट लग के नहीं दिया जाएगा, आपके इतने पैसे हैं आपसे इतने ही लिए जाएंगे। उसके बाद आप UPI के थ्रू कर सकते हैं, आप वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं, आपके पास पेटीएम है, पेपल है, आप कैसे भी कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी ऐप पे जाना है। जाने के बाद तुम्हें CSI UGC नेट लाइफ साइंसेज को सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है बाय यूजिंग अ कोड दैट इज कुमकुम 10 फॉर गेटिंग अ 10% ऑफ। इससे क्या होगा, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और आपको मेरे कोर्स के साथ साथ जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, जितने भी एजुकेटर्स हैं जो CSI और UGC नेट से जुड़े हुए हैं, आपको सबकी क्लासेस मिलती हैं, सबके कोर्स मिलते हैं। तो आप ज्वाइन कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक तुम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी इसमें। और जितना भी मैंने करा चुका है उसके हिसाब से सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो तुम्हें कोई डाउट भी नहीं रहना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।